जय हिंद साथियों। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है इस खंड में। और पुनः जैसे हम लोग प्रत्येक टेस्ट में ये प्रयास कर रहे हैं कि न केवल चिंतन स्तर के प्रश्न तो हमको देखने लेकिन साथ साथ जो सूचनात्मक स्तर के जो प्रश्न है जो हमारा रिवीजन कराने में बहुत ज्यादा सहायक रहेंगे, क्योंकि ये तो तय बात है कि चिंतन स्तर के प्रश्न भी बच्चा तभी निर्णय ले पाता है जब कम से कम उसका सूचनात्मक प्रश्नों का बेस बड़ा वो बनना जरूरी होता है। तो मैं एक बार शुरू करता हूं। इस खंड में भी इस खंड में भी बड़े श्रेष्ठतम प्रश्न मैंने लिए हैं और बहुत अच्छे प्रश्नों को हम लोग, थोड़ा सा जुकाम हो रहा है, मौसम जिस तरीके से चल रहा है, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि बहुत ज्यादा अच्छे प्रश्नों को पुनः हम लोग देखें। देखिए आप लोग इस टेस्ट में कौन से सवाल है। प्रथम प्रश्न आपके सामने है, अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य होता है। अंकगणित जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, ध्यान रखें, अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, ये जो अलग अलग शाखाएं गणित की, प्रत्येक शाखा को पढ़ाने के पीछे निहित उद्देश्य अलग अलग है। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। हर शाखा का उद्देश्य अलग होता है। जैसे अंकगणित जो रहता है वो बालकों की मात्रात्मक गणनात्मक समझ को, और दैनिक व्यवहार में सबसे ज्यादा जिस गणित का प्रयोग होता है, आप दैनिक व्यवहार में आप एक्स वाई जेड में बात नहीं करते हो। आप बैंक जाते हो तो आप किराने की दुकान से सामान ले रहे हो तो आप अन्य कोई लेन देन कर रहे हो, सब में अंक गणित की ही जोड़ घटाव संक्रिया और उसका प्रयोग होता है, तो वो व्यवहारिक गणित है। तो अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? आधारभूत गणनाओं को सरल और संक्षिप्त रूप से कर पाना। बिल्कुल आधारभूत गणना है, जोड़ना घटाना गुणा करना भाग देना, जो गणित की मूलभूत दक्षताएं मानी जाती हैं उसका इससे संबंध होता है, तो ये उद्देश्य प्राप्त होता है। मात्रात्मक पक्ष, ध्यान रखो, अंक गणित में मात्रात्मक पक्ष पे, बीज गणित में अमूर्त चिंतन पे बात की जाती है, रेखा गणित में तर्क पे बात की जाती है, तर्क और कौशल। रेखा गणित तर्क पे और कौशल पे आधारित है, बीज गणित अमूर्त चिंतन पे आधारित है, जहां पे एक्स और वाई जेड वो चीजें उसने देखी नहीं है पर वो अमूर्त चिंतन करेगा। और रेखा गणित और अंक गणित मात्रात्मक पक्ष, तो ये भी इसका उद्देश्य है। और व्यवसायिक गणितीय समस्याओं के प्रति अवबोध, व्यवसायिक यानी जो उसके दैनिक व्यवहार में उसके काम धंधे से जुड़ी है, और प्रयुक्त सभी श्रेष्ठतम विकल्प है। ये सभी अंक गणित, इन सभी उनका विकास करे, सारे उद्देश्य होते हैं अंक गणित के पीछे कि इन सब का विकास होगा, ये आपको ध्यान रखना। और मैंने कहा तीनों प्रकार की गणितों का, अंक गणित का ये सारे उद्देश्य है, बीज गणित का सबसे बड़ा उद्देश्य अमूर्त चिंतन का विकास करना होता है, और रेखा गणित का सबसे ज्यादा विकास होता है, सबसे बड़ा जो उद्देश्य होता है कौशलों का विकास करना और तर्क शक्ति का विकास करना, क्योंकि वहां पर प्रमेय जो सिद्ध करते हैं वो तर्क का प्रयोग करके करते हैं। प्राथमिक, ये दो प्रश्न है, ये दोनों प्रश्नों को बड़े ध्यान से देखो, बहुत अच्छे से इसको दिमाग में रखना है। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य और उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य। और आप पुस्तकों में देखेंगे, मैंने पिछले सेशन में भी जब ये प्रश्न कराया मैंने कहा था कि पुस्तकों में आपको अलग अलग जगह अलग अलग उत्तर मिलेंगे, और यहां तक कि परीक्षा में ये आया है तो एक वर्ष कुछ और माना, एक वर्ष कुछ और माना। और मैंने पिछली बार भी बहुत दृढ़ प्रमाणित तौर पर बताया था, ध्यान रखो, प्राथमिक स्तर पर ये दोनों उत्तर सुनो। प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य हमेशा मानसिक होता है और उच्च प्राथमिक स्तर पर हमेशा उद्देश्य व्यवहारिक होता है। उसका कारण मैं आपको समझा रहा हूं, और ये मैंने आपको पिछली बार बता भी रखा, ये प्रोफेसर शुल्ज की परिभाषा भी है। प्रोफेसर शुल्ज ने भी इस बात को कहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे को गणित पढ़ाने का जो उद्देश्य होता है वो मानसिक होता है, उसकी सोच का गणितीकरण करना होता है, तार्किकीकरण करना होता है। वो गणित की अवधारणाओं को, भारी भरकम अवधारणाएं उसको सिखानी नहीं है, बस उसकी सोच में गणित आए, उसकी सोच में तर्क आए, इसलिए मानसिक होता है। लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर पर व्यवहारिक क्यों होता है? उच्च प्राथमिक स्तर पर, ये अगला प्रश्न वही है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य, तो गणित शिक्षण का उच्च प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य व्यवहारिक इसलिए होता है कि जितने भी दैनिक व्यवहार के जितने भी कार्य हैं, प्रतिशत के, औसत के, लाभ हानि के, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, जितने भी सामान्य तौर पर आप देखेंगे, गणित की किताबों को भी उठा करके देखें, औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि, ये सारी मिडिल लेवल पे आती है। और मिडिल लेवल जो होता है उच्च प्राथमिक, प्राइमरी लेवल पे ये सारी चीजें नहीं होती। प्राइमरी लेवल पे बहुत प्रारंभिक संकल्पनाओं को समझाया जाता है बच्चे की सोच को गणितीकरण करने के लिए। तो ये दोनों प्रश्नों का उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य व्यवहारिक होगा, और ये दोनों उत्तर डंके की चोट पर सही है, चैलेंज के साथ सही है। मैंने अपने सेशन में पढ़ाने के दौरान इससे चर्चा की और मैंने विस्तार से, मैंने प्रमाण के साथ, और जब ये प्रश्न आए तो मैंने उसको बताया भी है पूरे सबूत के साथ। तो बड़े आराम से, बड़े कॉन्फिडेंट होकर के इन दोनों प्रश्नों को आप आराम से दिमाग में बिठाना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। पुस्तकों में गलत दे रखा है, कुछ समय नहीं, कुछ पुस्तकों में सही भी है। गणित के गृह करके, अच्छा ये 3 प्रश्न मैंने एक साथ लिए हैं, ये तीनों आपके क्लियर होने चाहिए।
रिवीजन की दृष्टि से बड़े अच्छे हैं। गृह कार्य के क्या उद्देश्य, मौखिक कार्य के क्या उद्देश्य और अभ्यास कार्य के क्या उद्देश्य, ये जो तीनों तीनों वो है, इनके तीनों का अपना अपना अलग उद्देश्य होता है। आप देखो गृह कार्य के उद्देश्य में ये तीनों उद्देश्य शामिल होते हैं। अवकाश काल का सदुपयोग ये भी शामिल होता है, स्वाध्याय की आदत का विकास ये भी शामिल होता है, और कक्षा में अर्जित अनुभवों का विस्तार और रचनात्मकता को प्रोत्साहन। को बालक की रचनात्मकता का सबसे ज्यादा पता गृह कार्य से पता लगता है। बालक अपने कक्षा में जो अर्जित अनुभव है उनको विस्तार गृह कार्य में देता है, अवकाश काल का सदुपयोग करता है। और ये जो होता है, सॉरी मैंने टिक वो नीचे लगाना था, सॉरी सॉरी, उपयुक्त सभी इसका सही विकल्प है। ये भी होता है, उपयुक्त सभी इसका सही विकल्प है। तो ये तीनों चीजें हैं, ये गृह कार्य से जुड़ी है। अभी हम अभ्यास कार्य का भी देखेंगे और उसका भी देखेंगे। मौखिक कार्य का ये क्या है, मौखिक गणित में मौखिक कार्य का उद्देश्य क्या है, और मौखिक कार्य का उद्देश्य गणनाओं में तीव्रता, यांत्रिक कुशलता, ये मैंने जब पढ़ाया ये टॉपिक वहां बताया है। मौखिक कार्य बालकों में यांत्रिक कुशलता यानी कि मैकेनिक, एक मशीन की तरह काम करना है। तो अगर आपको तो मौखिक कार्य आपको बच्चों को कराना पड़ेगा। तो यांत्रिक कुशलता को विकसित करना और इन मानसिक क्षमताओं का ध्यान, स्मरण और एकाग्रता, इनका विकास करना, ये तीनों अभ्यास कार्य में निहित तो होते हैं। इसका भी उपयुक्त सभी है, और आगे जो प्रश्न आएगा उसका भी उपयुक्त सभी है। ये तीन प्रश्न मैंने एक क्रम में लिए, इसलिए कि आपको ये दिमाग में रहेगा, और परीक्षा में जब सवाल आएगा तो जब आपको गृह कार्य की, अभ्यास कार्य की, मौखिक कार्य की जब विशेषताएं आपके दिमाग में रहेगी, फिर परीक्षा में कोई सवाल आएगा वहां पर कोई एक पूछा जाएगा। मैं तीनों मैंने विकल्पों में उसकी सारी विशेषताओं को समाहित करने का प्रयास किया है, जिससे रिवीजन में आपके दिमाग में ये रहे कि क्या क्या इनके महत्व होते हैं। और ये प्रश्न है अभ्यास कार्य का। अभ्यास कार्य का प्रश्न तो शायद पिछली बार भी परीक्षा में आया था, रीट में। गणितीय सूत्र, सिद्धांत, नियम को व्यवहारिक प्रयोग में लाना। ध्यान रखो बच्चों को हम गणित में जब अभ्यास कार्य कराते हैं, तो अभ्यास कार्य में या किसी भी विषय में अभ्यास कार्य कराते हैं, तो जिन सिद्धांतों को उसको बताया है उनको व्यवहारिक प्रयोग में लाता है। ये बहुत बहुत श्रेष्ठ उसका अभ्यास कार्य का महत्व होता है, बहुत उच्चतम महत्व होता है। आत्मविश्वास में वृद्धि, ध्यान रखो आत्मविश्वास में वृद्धि, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आत्मविश्वास से ये वृद्धि करता है गृह कार्य, वो अभ्यास कार्य, क्योंकि अभ्यास कार्य में बच्चा उन संकल्पनाओं को अच्छे से पुष्ट कर पाता है, मजबूत कर पाता है, और जैसे ही उसे लगता है कि उससे वो संकल्पना अच्छे से आ गई है अभ्यास के द्वारा, उसके अंदर गणित के प्रति आत्मविश्वास, सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा होता है। गणित विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण ये भी है, इसका भी उपयुक्त सभी। इन तीनों प्रश्नों को एक क्रम में याद रखेंगे, वो दोनों प्रश्न प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व, और ये तीन प्रश्न, इनको एक क्रम में। मैं ऐसे प्रश्नों को इसलिए एक क्रम में लेता हूं कि बच्चे उन अवधारणाओं से साथ ही साथ परिचित होते चले। अगला प्रश्न है गणित के अंतर्गत साइकोमोटर गतिविधियां। साइकोमोटर यानी कि क्रियात्मक गतिविधियां, क्रियात्मक पक्ष जो होता है, कौशलात्मक पक्ष जो होता है, साइकोमोटर डोमेन जो होता है, उसमें कौन कौन सी चीज आएगी। केवल मॉडल निर्माण, मॉडल मेकिंग ध्यान रखो क्रियात्मक होती है। ड्राइंग, रेखांकन, ये भी होती है। और जब दो हैं तो फिर उपरोक्त सभी 100% हो ही होगा। और मैनिपुलेटिंग तो क्रियात्मक पक्ष का एक उद्देश्य है, दूसरा पहला उद्दीपन अनुक्रिया है, दूसरा कार्य करना, निर्देशों के अनुसार कार्य करना। ये मैंने शायद एक टेस्ट में कराया, शायद पिछले टेस्ट में था। तो ध्यान रखो मैनिपुलेटिंग जो होता है, निर्देशों के अनुसार कार्य करना, ये क्रियात्मक पक्ष का उद्देश्य है। ड्राइंग क्रियात्मक पक्ष में आती है, मॉडल मेकिंग क्रियात्मक पक्ष में आती है, उक्त सभी इसका सही विकल्प है। अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आया प्रश्न, ये आपको दिमाग में ये सारी चीजें आपको रखनी पड़ेगी। और ये संदर्भ सारे आपने डायरेक्ट जो बच्चा टेस्ट सीरीज पे आ रहा है, डायरेक्ट टेस्ट कर रहा है, उसके लिए आवश्यक होता है कि वो अवधारणाओं को भी समझे, तो टेस्ट शायद ज्यादा कहीं सार्थक उसके लिए रहेंगे। जब उसने अवधारणाओं को पढ़ा और समझा होगा तो फिर बहुत ज्यादा, और जिसने पढ़ लिया उसके लिए अभ्यास उसको धार देगा मजबूत। पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञानोपयोग संबंधित जो व्यवहारगत परिवर्तन आता है। प्रश्न ज्ञानोपयोग वाला, मैंने जो अलग अलग उद्देश्य लिखाए हैं, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण या अभिरुचि, अभिवृत्ति, जो मैंने कौशल, वहां पे सबकी कार्यसूचक क्रियाएं लिखाई हैं कि कौन से उद्देश्य में कौन कौन सी क्रियाएं आएंगी, और ज्ञानोपयोग की क्रिया इनमें से कौन सी है ये आपको देखना है। ज्ञानोपयोग जिससे अनुप्रयोग भी बोलते हैं ना, ज्ञानोपयोग यानी कि अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, और एक बार देखो अनुप्रयोग, गणित की परिभाषाओं का प्रत्यास्मरण करना नहीं, ध्यान को प्रत्यास्मरण, ये ज्ञान उद्देश्य का प्रतीक होती है।
उपकरणों को सही ढंग से व्यवस्थित करना, ध्यान रखो उपकरणों को सही ढंग से, ये कौशल उद्देश्य का प्रतीक होती है। समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त विधि और सूत्र का चयन करना, ध्यान रखो उपयुक्त विधि, सर्वोत्तम विधि का चयन करना, समस्या के समाधान की सर्वोत्तम विधि, सबसे उपयुक्त विधि का चयन करना, ये अनुप्रयोग के अंतर्गत आता है। और सोचने समझने के बाद निर्णय लेना, ये अभिवृत्ति उद्देश्य का है। तो हम जो 6 शिक्षण उद्देश्यों की बात करते हैं, 6 शिक्षण उद्देश्य जो पाठ्य योजना में होते हैं, ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि और अभिवृत्ति, ये वहां से प्रश्न बना है और मैंने सबकी क्रियाएं विस्तार से बनाई है, टेबल बना करके मैंने लिखा है, बहुत शानदार तरीके से मैंने समझाया है। ध्यान रखेंगे प्रत्यास्मरण ज्ञान उद्देश्य की प्राप्ति का सूचक है, उपकरणों को सही ढंग से व्यवस्थित करना कौशल का प्रतीक है, सोचने समझने के बाद निर्णय लेना अभिवृत्ति एटीट्यूड का प्रतीक है, और ये समस्याओं को हल करने की उपयुक्त विधि या सर्वोत्तम विधि का चयन करना ये ज्ञानोपयोग का है। ये वो क्रिया कार्यसूचक क्रियाएं याद है, तो ये प्रश्न चुटकियों में होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मनोगत्यात्मक यानी कि क्रियात्मक क्षेत्र के मूल्यांकन का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है? ऐसा कौन सा काम है जिससे बालकों के क्रियात्मक मनोगत्यात्मक यानी कि साइकोमोटर अंग्रेजी में और हिंदी में क्रिया के मूल्यांकन का सबसे उपयुक्त उदाहरण है। लाभ के सूत्र को व्युत्पन्न करना, बच्चा लाभ के सूत्र को मतलब प्रूफ करता है, ध्यान को ये ज्ञान का प्रतीक है ये, और ज्ञान का मतलब संज्ञानात्मक पक्ष का है। चतुर्भुज की रचना, ध्यान को रचना कौशल में आता है, और मनोगत्यात्मक कौशल की बात करता है, इसलिए ये बिल्कुल सही विकल्प यही है। आगे देख लें, त्रिकोणमितीय समीकरण को सिद्ध करना, ये भी संज्ञानात्मक है ना, ये भी संज्ञानात्मक पक्ष का है, और उसको भी मैं मतलब वो ज्ञान का है, लेकिन ज्ञान संज्ञानात्मक पक्ष है, इसको मैं पूरा लिख देता हूं, संज्ञानात्मक पक्ष है, ये भी संज्ञानात्मक पक्ष है। सूत्र उत्पन्न करना है यानी कि बौद्धिक क्षमता से जुड़ा काम है, त्रिकोणमिति के समीकरणों को सिद्ध करना बौद्धिक क्षमता से जुड़ा काम है, बीजगणितीय व्यंजक का गुणनखंड करना ये भी बौद्धिक क्षमता से जुड़ा काम है। ये तीनों जो उद्देश्य ये संज्ञानात्मक पक्ष के हैं, लेकिन ये जो है ये ध्यान रखो ये कौशल होता है, रचना कौशल होता है, बात मनोगत्यात्मक यानी कि कौशलात्मक पक्ष दूसरा है। तो चतुर्भुज की रचना करना सबसे उपयुक्त उदाहरण है, और बड़ा अच्छा प्रश्न है। ये निर्णय आप तब ले पाते जब आपने इन क्रियाओं को अच्छे से देखा समझा होता है। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है इस टेस्ट का, अच्छे प्रश्न है इस टेस्ट में, ध्यान रखेंगे परीक्षा की दृष्टि से ये बड़े महत्वपूर्ण खंड है। मैं हर तरीके के प्रश्नों का समावेश इसलिए कर रहा हूं कि आपका और टॉपिक वाइज मैंने टेस्ट भी जो बनाए वो टॉपिक वाइज बनाए, उससे फायदा ये है कि आप पर्टिकुलर टॉपिक पे काम कर रहे हो, उसके सारे टेस्ट उस टॉपिक से जुड़ी समस्त अवधारणाओं को समेट लेंगे। दूसरे टॉपिक पे मैंने खंड दूसरा बनाया, वहां पे जो भी अवधारणाएं हैं सारी उसको समेट करके सारे टेस्ट उन पे समर्पित रहेंगे। तो ये काम, इसको प्रश्न और देख ले, रेखा गणितीय आकृतियों के शिक्षण में सर्वोत्तम प्राप्त उद्देश्य होता है, और रेखा गणित जो होता है, ध्यान को रेखा गणित जब आप देखते हो तो कौशलात्मक पक्ष की बात होती है, कौशलात्मक पक्ष का प्राप्ति होती है, जैसे मैंने अभी आपको बोला भी था। तो विद्यार्थियों ये सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से कीजिए, इन प्रश्नों के माध्यम से अभ्यास कीजिए, इन प्रश्नों के माध्यम से अपने आप को मजबूत बनाइए। मैं फिर आपको बोलता हूं, जितनी ज्यादा धार आप रख लेंगे, ये 2 चरण होते हैं, अवधारणाओं को कंटेंट को बहुत अच्छे से समझ लेना और उसके बाद उसका अभ्यास करना, ये 2 चीजों का समावेश जिसके पास है, फिर उसको कोई दुनिया की कोई ताकत, मैं समझ रहा हूं, सफल होने से उस क्षेत्र में रोक नहीं सकती। इन दोनों का उचित कॉम्बिनेशन बनाइए, उचित तरीके से इन दोनों को परफेक्टली दोनों को तैयार। अगले टेस्ट में हमारी मुलाकात होगी, बात करेंगे हम लोग। जय हिंद, जय भारत।